वंदे मातरम। आप सभी का चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज हम बात करेंगे इस चर्चा खास में किसी भी राज्य की खुशहाली और प्रगति के लिए सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष का, जी हाँ, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा विपक्ष सत्ता चला रही पार्टी को हमेशा सजग रहने पर मजबूर करता है। एक अच्छे विपक्ष से अच्छे सुझाव की अपेक्षा भी की जाती है, लेकिन उत्तराखंड का क्या कहें, यहाँ विपक्ष अपनी दमदार उपस्थिति के साथ नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी पार्टी भी संगठन स्तर पर अपने ही में उलझी हुई है और क्षेत्रीय पार्टियों के इस दौर में भी उक्रांद जैसा दल हाशिए पर है। विपक्ष की आवाज यहाँ कमजोर लगती है और अगर आप देखें धीरे धीरे कर कर कुछ नई पार्टी जरूर रही है, जैसे आप कार्य कर रही है, लेकिन कितना अहम है, कितना जरूरी है एक विपक्ष का किसी भी राज्य के लिए होना, इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। हमें अपने यहाँ का अंतरंग मामला जो बाहर आ रहा है, उससे निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान हो रहा है और वर्कर भी हताश और निराश है। वर्कर किसी ग्रुप का नहीं होता, वो पार्टी का होता है। हमारा मुख्य फोकस जो है 2022 से, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। अगर हम उस चुनाव में अपने आप को सक्षम नहीं करेंगे जाने के लिए तो फिर बेकार है ना। उत्तराखंड की सियासत में विपक्ष अपनी कमजोर उपस्थिति के साथ है। कुछ नेताओं ने अपने दम पर विपक्ष के वजूद को कुछ हद तक बना कर रखा है, लेकिन संगठन के स्तर पर विपक्ष में कहीं धार नहीं दिखती। विपक्ष की हताशा इस तौर पर दिख सकती है कि भाजपा ने विधानसभा, लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में वर्चस्व हासिल किया और विपक्ष लगभग हर चुनाव में अपनी पराजय देखता रहा। लेकिन लोकतंत्र का संदेश यही है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव की हार जीत से पस्त नहीं हो जाती, बल्कि वो नए सिरे से अपने को मजबूत करने की कोशिश करती हैं। देश में सियासत में ऐसे उदाहरण कई मिलेंगे जब किसी दल ने पराजय के बाद फिर नए हौसले के साथ सत्ता को हासिल किया हो, लेकिन इसके लिए विपक्ष के तेवर अलग होते हैं। ऐसे तेवर उत्तराखंड में नजर नहीं आ रहे। सियासत में इस धैर्य को सोच नहीं बनाई जा सकती कि जनता 5 साल के लिए बारी बारी से आमंत्रित करेगी। एक अच्छे विपक्ष का तेवर होना जरूरी है, साथ ही पार्टी संगठन को भी मजबूती दे। लेकिन उत्तराखंड में विपक्ष का जबरदस्त बिखराव दिख रहा है। सबसे बड़ी पार्टी के नाते देखें तो कांग्रेस में धड़ेबाजी साफ नजर आती है। लोकसभा, विधानसभा या निकाय हर स्तर पर पराजय के बावजूद कांग्रेस संगठन स्तर पर अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाती। अगर गौर किया जाए तो कांग्रेस उन मुद्दों के साथ जुड़ती नहीं दिखाई देती जिनमें जनता के बीच पैठ बनाई जा सकती है। कांग्रेस जैसी पार्टी अपने अंदर के बिखराव के कारण सत्ता के लिए चुनौती नहीं बन पाती है। सरकार को जिन अवसरों पर कहीं घेरने की कोशिश हो सकती थी, कांग्रेस ने अपनी कमजोरी से उन अवसरों को गंवाया है। केवल सोशल मीडिया और बयानों में चलती कांग्रेस का वजूद है, वो कुछ नेताओं के व्यक्तिगत प्रयास से है। गौरतलब है कि विधानसभा के 2 क्षेत्रों से चुनाव हारने के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सक्रियता बना कर रखी है। उनके अलावा पार्टी में कुछ और नेता हैं जो पार्टी के वजूद को बनाए रखने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन दमदार विपक्ष के होने के लिए इतना काफी नहीं है। कभी पार्टी में अलग अलग नेता एक कार्यक्रम को करते हैं, नेता कहीं आपसी बयानबाजी में उलझ जाते हैं, तो कभी अपने ही किसी नेता को सीएम का चेहरा बनाने के सुझाव पर बिखर जाते हैं। पार्टी के अंदर का द्वंद्व हर तरफ दिखता है। उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य की सियासत में सशक्त धुरी होना चाहिए था। यूकेडी के पास नेता हैं, विचारधारा भी है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। आंदोलन की पृष्ठभूमि पर खड़ी यूकेडी ने अपनी अहमियत कई वजहों से खोई है। अब नई पार्टी राज्य के 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन अपना आधार और पहचान बनाना उसके लिए कसौटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पुष्पेश त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड क्रांति दल से, और हमारे साथ सुरेश जोशी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले पुष्पेश त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूँगा। बड़े तेज तरार नेता आप रहे हैं। वर्तमान की स्थितियों में अगर देखें, ऐसे क्या कारण है कि राज्य के अंदर जो विपक्ष, सशक्त विपक्ष होना चाहिए, वो दिखता नहीं है, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल जैसा एक, मतलब हम ये कहेंगे कि ऐसी पार्टी जो वास्तव में शुरू से उत्तराखंड के अंदर दिखती रही है और बड़े आंदोलन भी चलाए हैं, बड़ी बड़ी भीड़ रही है, लेकिन आज स्थिति क्या है ये भी आपके सामने है। क्या कारण है ऐसे क्या कारण आप देखते हैं पुष्पेश जी?
आपने जो कहा वो सही है, लेकिन उसे थोड़ा मैं और ठीक कर दूं कि उत्तराखंड क्रांति दल दिखती नहीं रही है, बल्कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में ही इस राज्य के निर्माण की लड़ाई को लड़ा गया। और तमाम सारे अवरोधों के बावजूद, प्रतिरोधों के बावजूद उत्तराखंड क्रांति दल ने अनवरत राज्य की लड़ाई के संघर्ष को आगे बढ़ाया। जनता जुड़ती गई, लोग एकजुट हुए। हालांकि इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिशें भी बहुत ज्यादा हुई। हमारे तथाकथित राष्ट्रीय दलों ने कभी उत्तरांचल, वृहद उत्तरांचल के नाम पर, कभी केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर रातों रात कई संगठन खड़ी करने की कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद ये उत्तराखंड क्रांति दल का दम था, ये उत्तराखंड क्रांति दल का नेतृत्व था, जिसने बहुत शालीनता से, गंभीरता से उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर के जन जन तक पहुंचाया और अंतोगत्वा मजबूरन इस राज्य के निर्माण को स्वीकृति देनी पड़ी हमारे उन दलों को जो इस राज्य के विरोधी हुआ करते थे। और राज्य बनने के बाद भी, तब से लेकर के आज तक भी उत्तराखंड क्रांति दल उन तमाम सारे नीतिगत सवालों पर, उन मुद्दों पर संघर्षरत है, सड़क से लेकर के सदन तक, जहां पर जब जब जनता ने जैसी ताकत दी। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राज्य के निर्माण में अवरोध पैदा करने वाले वो दल आज भी राज्य की बेहतरी के लिए कभी राजधानी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कभी तमाम सारे वो जो सवाल जिनको राज्य बनने के बाद हल होना चाहिए था, वो जमीनों के सवाल, वो हमारे संसाधनों पर प्रभावी नीतियां बनाने के सवाल, वो सब आज भी लटके हुए हैं। और बिल्कुल पुष्पेश जी, लटके तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ लटका हुआ है, आरोप बहुत सारे हैं पुष्पेश जी, लेकिन कारण ऐसे क्या रहे कि आपके तो विधायक भी जो जीते वो भी भाग गए, वो भी चले गए छोड़ के आपको। उसके बाद की स्थितियां क्या है आपके सामने है, चाहे निकाय चुनाव की बात आप ले लें, तो ऐसे कारण, ऐसे क्यों ऐसे कारण रहे कि जो दल लड़ाई लड़ता है, जो आपके खुद ही कह रहे हैं कि इस दल ने उत्तराखंड बनाने में जो भागीदारी निभाई वो अपने आप में एक अहम है, उसको कोई नहीं नकार रहा, लेकिन नकारा किसने? उसी जनता ने। तो कमियां तो कहीं ना कहीं रही ना। वो कमियां क्या हैं कि जो आज उत्तराखंड क्रांति दल की ऐसी स्थिति हो गई? वो बात आपकी सही है कि राजनीतिक, चूंकि एक आंदोलन का लंबा समय बीतते बीतते दल आंदोलनों को लड़ने में तो दल की भूमिका प्रभावी रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से हम संगठन को वो मजबूत स्थिति में नहीं ला पाए, जिसका मैं समझता हूं ये बड़ा नुकसान, बड़ा खामियाजा न केवल दल को भुगतना पड़ रहा है बल्कि उत्तराखंड को भी भुगतना पड़ रहा है। आज जो जिस तरीके की नीतियां बन रही हैं, पहाड़ विरोधी नीतियां मैं शामिल को कह सकते हैं। अभी जो उदाहरण जो मैं देना चाह रहा था पहले, जो रैणी गांव का, उत्तराखंड क्रांति दल ने शुरुआत से कहा कि हम कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, विकास के पक्षधर हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से हमारे जल संसाधनों का उपयोग किया जाए, जिसमें बड़े बांधों के बजाय छोटे बांध बने। हिमालय के पहाड़ कच्चे हैं, समय समय पर ये आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसमें परसों की घटना में किसी का कोई दोष नहीं है, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं कि जब हम इतने बड़े स्तर पर एक हिमालयी क्षेत्र में ब्लास्टिंग कर रहे हैं विकास के लिए, बड़े बड़े बांधों के निर्माण के लिए, टनलों के निर्माण के लिए ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पर तो पड़ेगा। आज उत्तराखंड में हमारे यहाँ तो भगवान भी कभी ऑल वेदर नहीं रहे। केदारनाथ जी को भी, बद्रीनाथ जी को भी एक समय के बाद नीचे उतर करके आना पड़ता है, उनको हम लेकर के आते हैं एक दूसरी जगह पर। हमारे यहाँ वो ऑल वेदर रोड कैसे सक्सेसफुल हो सकती है? उसको अभी एनजीटी ने जब परमिशन नहीं दी, तो आपको चूंकि निर्माण करना है, आपको ठेकेदारी करनी है, आप सुप्रीम कोर्ट को से परमिशन ले आते हैं, फिर आप कहते हैं हम बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। ये विकास नहीं, आने वाले समय का विनाश है। और जो दूसरी बात आपने कही है, उत्तराखंड क्रांति दल को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। देखिए, चुनाव लड़ना, जीतना, वो मैनेजमेंट मैं मानता हूं कि बहुत बेहतर हमारा नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में इन 20 वर्षों की भाजपा और कांग्रेस की कारगुजारियों के बाद मुझे लगता है कि जो जनता इस बात को महसूस कर रही है कि एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को, जो यहाँ का एकमात्र क्षेत्रीय दल है और जिसके नेतृत्व में इस राज्य की लड़ाई को लड़ा गया है, उसको जरूर मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, ये हमारी कमी इस समय दिखाई देती कि हम संगठनात्मक रूप से जनता के बीच में, उन युवाओं के बीच में जिनका भविष्य अंधकारमय है, इन 20 वर्षों में गलत नीतियों के चलते हमारी सरकारों ने उसको
खत्म कर दिया है। उनमें एक आस है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति आज भी उनकी सद्भावना है। और अगर हम अपने को थोड़ा सा बेहतर करने की जो कोशिशें हम कर रहे हैं, अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र इस राज्य की जो राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए भी तैयार होगा, और लोगों का भी एक जुड़ाव उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति पिछले काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। वर्तमान की स्थितियों में तो अगर हम कहें जो संगठनात्मक ढांचा आपका होना चाहिए वो दिखता नहीं है। बहुत सारे मुद्दों पर धार नहीं दिखती है। शायद यही कारण है कि लोग अलग चले जाते हैं। हमारे साथ सुरेश जोशी जी भी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश जोशी जी, जिस तरीके की बातें आ रही हैं आप भी सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बात इतनी सी है कि सशक्त विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, एक कहते हैं कि हिटलर शाही टाइप का एक माहौल बन जाता है, और तब वो ज़्यादा हो जाता है जब बोलने वाला कोई ना हो। ऐसे में बहुत सारे आरोप भी लगते रहे हैं, और कुछ आरोप अभी भी जिस तरीके से पुष्पेश त्रिपाठी जी ने लगाए हैं उनके लिए हम चाहेंगे कि आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि विकास अपनी जगह है, विकास होना भी चाहिए। और लगातार ये कह देना जिस तरीके से पुष्पेश जी ने बोला है कि ये विकास जो है भविष्य के लिए खतरा है, शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गैप है, बहुत बड़ा गैप है। आप कैसे देखते हैं कि विपक्ष का ना होना कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल है उससे निरंकुश करता है? सुरेश जोशी जी। देखिए, बात जहाँ तक डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विकास की है और विपक्ष की है और उत्तराखंड के सिचुएशंस की है, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि विपक्ष क्यों कमजोर है, इसका आकलन तो विपक्ष के मित्रों को करना पड़ेगा। इसके आकलन के लिए हम नहीं बैठे हैं। लेकिन जो राजनीति का विषय है, अगर हम राजनीति की परिचर्चा कर रहे हैं तो उसमें मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जो लोकशाही है उसमें लोगों का जो मत होता है, लोगों का जो बहुमत होता है, उसी के आधार पर सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, चलती हैं। अब लोग क्या देखते हैं? लोग देखते हैं कि भाई आखिर आइडियोलॉजी क्या है, काम करने का तरीका क्या है, उस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है, उस पार्टी की प्रामाणिकता क्या है। भाई आखिर विश्वसनीयता क्यों नहीं बनती है, विपक्ष मजबूत क्यों नहीं होता है? भाई जब लोग नकार रहे हैं, आप जब चुनाव पे जा रहे हैं तो एक हास्यास्पद स्थिति आपकी बन रही है, उसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको इतिहास इतना बतलाना चाहता हूं कि चाहे उत्तराखंड का आंदोलन हो, उत्तराखंड का आंदोलन भी जो गलत दिशा पे चल रहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उसको नहीं पकड़ा होता तो आज जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, जो उत्तराखंडी होने की बात कर रहे हैं, यही लोग, इनके नेता उस समय नारे लगाते थे कि दिल्ली दूर है, पेचिंग नजदीक है। ये नारे लगाते थे, वो ऑन द रिकॉर्ड हैं, वो अखबारों में छपे हुए हैं, वो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला है। जो लोग ये कहें कि पेचिंग नजदीक है, दिल्ली दूर है, ऐसे लोगों के प्रति क्या लोगों की सहानुभूति हो सकती है, क्या उनकी आइडियोलॉजी हो सकती है, क्या उनकी नीति हो सकती है, क्या उनका विचार हो सकता है? ये एक बड़ा एक प्रश्न है। लेकिन उस परिस्थिति में हम लोगों ने जब राज्य बनाया था तो आज कुछ दल के लोग कहते हैं जब हमने आंदोलन किया, राज्य बनाया, लेकिन आप देखिए कि 22 दलों की सरकार में, और जो लोग आज जिन्होंने 10 साल यहां राजनीति कर ली है, वो दल भी उस समय कहते थे कि भाई हमारी लाश पे राज्य बनेगा। और उन दल के नेता क्या करते थे? आखिर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ने कैसे इस विषय को संभाला और कैसे जो है कि 22 दलों के लोगों को एकत्रित करके राज्य का निर्माण किया, वो हम लोग जानते हैं। तो इसलिए आज अगर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है लोगों का तो इसीलिए है क्योंकि भाई वो जो कहते हैं वो करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि अभी पुष्पेश जी बड़े अच्छी तरह से विषय को समझा रहे थे, लेकिन इनका जो दल है वो कैसे कह सकता है कि भाई 20 साल के उत्तराखंड में जो है कि बीजेपी और कांग्रेस ने बर्बाद किया? आखिर 10 साल तो आप सत्ता में रहे। पहली बार जब सरकार बनी तो आपके सीनियर लीडर सब तिवारी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। दूसरी बार आपकी जब सरकार बनी तो बीजेपी के साथ आपके लोग कैबिनेट। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल से तो बहुत सारे लोग
पीछे भाग जाते हैं, लेकिन आज उम्मीद करेंगे कि इस पर भी बात हो। हमारे साथ संजय भट्ट भी हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। संजय जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत सारी बातें हम कर रहे थे, लगातार यहाँ विपक्ष को लेकर ये बात हो रही है कि जो उत्तराखंड के अंदर विपक्ष की भूमिकाएं होनी चाहिए वो लगातार कमजोर होती जा रही हैं, और जो धार होनी चाहिए मुद्दों को वो धार नहीं मिलती। अब की बार आप भी मैदान में हैं, आपको क्या लगता है ऐसे क्या कारण रहे हैं कि जो सशक्त विपक्ष की भूमिकाएं होनी चाहिए वो दिखती नहीं है? जी देखिए गोस्वामी जी, आप कहीं ना कहीं ठीक भी कह रहे हैं कि विपक्ष कुछ ना कुछ कमजोर हुआ है। उत्तराखंड की अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में उत्तराखंड में शुरू में बीएसपी को 7-8 सीटें आई, यूकेडी को 4 सीटें आई, उसके बाद यूकेडी को 3 आई, उसके बाद 1 आई, और सने सने वो सीटें खत्म हो गई। ऐसा ही बीएसपी के साथ भी हुआ। और जहाँ तक हम विपक्ष दूसरी पार्टी की जो आज विपक्ष है कांग्रेस की बात करें, वो सत्ता में भी रही, लेकिन आज उनकी सीटें घटकर 11 पर पहुँच गई। मात्र 11 विधानसभा सीट उन्होंने 2017 में जीती। और अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव की जो हमारी 5 सीटें हैं लोकसभा की, उन 5 सीटों के अंदर जो हमारी 70 विधानसभा सीटें आती है उसमें सिर्फ मात्र 5 सीटों पर कांग्रेस आगे रही। तो ये विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, ये बात सत्यता है कि और झगड़े में भी बहुत पड़ा हुआ है, आपसी झगड़े बहुत ज्यादा दिखते हैं। नहीं, आपसी झगड़े तो जग जाहिर है। उनके एक नेता कहते हैं इस साइड चलिए, दूसरे कहते हैं उस साइड चलिए, और तीसरे कहते हैं कि नहीं कहीं नहीं चलिए, यहीं बैठे रहिए। ये तो ये कांग्रेस है, कांग्रेस जाने और उनका काम जाने। मुझे कांग्रेस के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि आम आदमी पार्टी जब से उत्तराखंड में आई है, आम आदमी पार्टी ने अपना जो जनता के मुद्दे थे उन मुद्दों को छुआ है। जनता के मुद्दों को विधानसभा के सत्र के दौरान, विधानसभा घेराव के दौरान या अन्य जगहों पर विभिन्न विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी ने जनता के मुद्दे को कांग्रेस आज जो सरकार है त्रिवेंद्र रावत सरकार यहाँ पर उनके कान में पहुँचाने की कोशिश की है। और हमारा विपक्ष का यही काम होता है कि हम जनता के मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएं जो सरकार नहीं सुन रही है। अगर आप वो पहुंचाने में विफल होते हैं जैसा कि आज कांग्रेस है, तो आपको स्वतः सभी लोग कहने लगते हैं कि वो आप समाप्त हो गए हैं। ये वो देश से हो या प्रदेश से हो, वहाँ के इनके सेंटर के लीडरशिप हो या राज्य की लीडरशिप हो, इनकी लीडरशिप ने अपने को कमजोर ही साबित किया है। कहीं पर भी इनकी लीडरशिप राष्ट्रीय लेवल पर भी, और अगर राज्य की लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने आपसी झगड़ों में या इनके जो बयानबाजी है उनके कारण ये स्वयं को कमजोर करते आए हैं। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी लगातार मजबूती से डट कर मुकाबला कर रही है, और हम 70 की 70 विधानसभाओं में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और उसके लिए हमारे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, वो 4 बार पिछले 1.5 महीने में 4 बार उत्तराखंड के दौरे भी कर चुके हैं। और लगातार हमने अभी 1 फरवरी को 70 की 70 विधानसभाओं में 70 वीडियो वैन जारी की है जो घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं और बता रही हैं कि दिल्ली में हमने क्या वादे किए थे और क्या हम उन वादों को क्या क्या पूरा किया है, जनता के लिए हम क्या क्या कर चुके हैं। दिल्ली में बिजली पानी जो फ्री किया हमने, वो सब हम सारी बातें जो हमने महिलाओं के लिए किया, शिक्षा पे किया, स्वास्थ्य पे किया, उत्तराखंड के स्कूल, दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूलों का स्तर, वो सब कुछ हम जनता के सामने लेके जा रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फ्री वाली स्थिति लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या आप बताएं ना गोस्वामी जी, क्या सिर्फ विधायक और सांसद और मंत्री को ही फ्री मिलना चाहिए? क्या वही इस देश के नागरिक हैं? क्या हम आम आदमी इस देश का नागरिक नहीं है? आएगा कहां से संजय जी, ये तो बताइए। बहुत सारी चीजें, फ्री की बात तो होती है, लेकिन आने के साधन क्या हैं? ऐसे तो बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। यही तो एक कारण है कि शायद हम लोग आगे बढ़ने की जगह पीछे चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी। देखिए गोस्वामी जी, जो आपने कहा कि आएगा कहां से, सबसे बड़ा सवाल जो आपने किया, और वो सवाल आपका वाजिब है, मैं उस सवाल को ये नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि अगर हम उत्तराखंड में बिजली और पानी जिस प्रकार से दिल्ली में फ्री किया है यहाँ भी फ्री करेंगे, हम सरकारी स्कूल यहाँ के भी दिल्ली की तरह सुधारने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर भी महिलाओं को बस में फ्री करने की कोशिश करेंगे। जैसे दिल्ली में हम सरकारी बस में महिला के लिए कोई चार्ज नहीं है, यहाँ भी हम मोहल्ला क्लिनिक, गाँव क्लिनिक खोलने की कोशिश करेंगे। तो वो पैसा आएगा कहाँ से, ये आपका सवाल है, और बड़ा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। उत्तराखंडियत के से जुड़ा हुआ सवाल है आपका। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है नियत। गोस्वामी जी, अगर नियत साफ हो तो सब कुछ होता है। दिल्ली में पहले भी सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, और दिल्ली में कांग्रेस की भी लगातार 3 बार सरकार रही। अब 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार है। सरकार तो वही, दिल्ली तो वही है, दिल्ली कोई बदला तो नहीं,
लेकिन नियत का फर्क आ गया। बीजेपी और कांग्रेस की सरकार थी, वहां तो बिजली और पानी फ्री नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां बिजली पानी फ्री है। दिल्ली तो वही है, वही हाल उत्तराखंड का है, उत्तराखंड तो वही है। दिल्ली वही है संजय जी, दिल्ली वही है, लेकिन दिल्ली के हालात आज क्या हैं, लगातार हम उस पर भी नजर रखे हुए थे। लगातार धरने, प्रदर्शन, तनख्वाह नहीं मिल रही, लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां। पुष्पेश जी, अगर आप देखें तो लगातार मैं बिल्कुल जी, जो तनख्वाह नहीं मिल रही वो एमसीडी में नहीं मिल रही, वो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप दोनों का चल रहा है। बिल्कुल बीजेपी की सरकार सबकी होती है। अगर हम ये कहें कि वहाँ भाई अभिभावक कौन है वहाँ पे बड़ी सरकार किसकी है? आपकी है। कहीं ना कहीं मिलकर उन गरीब लोगों की तनख्वाह दी जानी चाहिए। आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाओ, बीजेपी आपके ऊपर लगाएगी, चलता रहेगा। सही, चलिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। पुष्पेश जी, वर्तमान की स्थितियों में क्या आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें संजय भट्ट जी ने भी कही, आम आदमी पार्टी भी अब की बार मैदान में उतर रही है और आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर एक सीधा एक सवाल ये भी है कि आप तो खुद सत्ता में रहे हैं। सुरेश जोशी जी ने बोला आप तो खुद सत्ता में रहे हैं और लगातार सत्ता में आप रहे हैं, और ये भी आरोप लगते रहे हैं कि आपने बड़ी मलाई खाई है, हमेशा आप अच्छे भारी भरकम विभागों में रहे हैं, उसके बाद भी हर बार आप बिल्कुल कमजोर होते चले गए। क्या कारण ऐसे रहे? पुष्पेश जी, मुझे लगता है संवाद पुष्पेश जी से मांगा था, हम नहीं गए थे वहां कि हमको आप अपने साथ सत्ता में बैठाइए, नंबर एक बात। दूसरा, उसमें राजधानी समेत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की औद्योगिक नीति समेत जो आज भू कानून को इन्होंने शिथिल कर दिया है बाहरी लोगों को खोलने के लिए, इस वर्तमान भाजपा सरकार ने, हमारे समय में उस पर एक कानून बनाया गया था कि आप इतने से अधिक जमीन नहीं खरीद सकता कोई बाहरी व्यक्ति। तीसरा, हमने कहा था कि उत्तराखंड के मूल निवास लागू होना चाहिए। 1950 प्रेसिडेंशियल एक्ट जो पूरे देश में है उसके खिलाफ भाजपा ने काम किया, आज स्थायी निवास लागू किया जिससे बाहरी लोगों को आसानी हो रही है। तमाम खैर विस्तार में अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मूल निवास, ऐसे तमाम 9 बिंदुओं पर उत्तराखंड क्रांति दल ने समर्थन दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने यह वायदा किया था कि हम इन पर काम करेंगे। कुछ बिंदुओं पर काम हुआ और तब तक हमारा समर्थन जारी भी रहा, और उसके बाद जब भाजपा ने राजधानी समेत तमाम बिंदुओं पर काम करने से मना किया तो हमने समर्थन वापस भी लिया है। वो अलग बात है कि कोई व्यक्ति टूट करके चला जाता है, तात्कालिक परिस्थितियों में वो भाजपा के साथ बना रहता है, उससे दल की आइडियोलॉजी अपनी जगह पर है, और दल का नुकसान जनहित में, जन मुद्दों पर जब भाजपा ने काम नहीं किया तब हमको उस समय का नुकसान हुआ, लोग टूट करके गए। खैर, उसके बाद की तमाम परिस्थितियों में उत्तराखंड क्रांति दल अपने इन सारे सवालों को लेकर के, जिसको चाहे कोई भी हो, नया कोई भी व्यक्ति आए, नया कोई भी दल आए, जो उन चीजों को केवल फ्री से तोड़ना चाहता है, उत्तराखंड क्रांति दल कभी ये विचारधारा नहीं रही है। इस राज्य में हमने इस बात को कहा है कि हम अपने संसाधनों का सदुपयोग करके इस राज्य को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे और हर परिवार के हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेंगे। उसको फ्री देने के बजाय वो टैक्स दे सके, इस स्थिति में हम उसको लाएंगे। और ऐसा नहीं हमारे पास संसाधनों की कमी है, जरूरत इस बात की है कि सही नीतियों पर काम किया जाए। आज उत्तराखंड में इस हरिद्वार से अगर गंगा का जल ही हम तांबे के लोटे में बेचना शुरू कर दें तो कम से कम 500 रुपए के हिसाब से अरबों रुपए की इकोनॉमी हम जनरेट कर सकते हैं। सवाल इस बात का है, नीयत चाहिए। सवाल ये ठीक है, आज जो ह्यूमन नेचर है तो फ्री की तरफ जल्दी भागता है। इस शॉर्टकट राजनीति की ओर बढ़ने के बजाय उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा से मानना रहा है कि राज्य भी आत्मनिर्भर हो और इस राज्य के हर गांव संपन्न हो, इस गांव का हर एक व्यक्ति दूरस्थ क्षेत्रों का आत्मनिर्भर बन सके, उस लायक परिस्थितियां हम पैदा करेंगे। और ऐसा कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सवाल है नीतियों का, सवाल केवल नारों का नहीं है। आपकी सरकारें आज के आप कभी पर्यटन प्रदेश बनाने की बात करते हैं, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन सही नियत और सही दिशा चाहिए। आप बात करते हैं आयुष प्रदेश बनाने की, बिल्कुल बन सकता है। आज हेल्थ टूरिज्म के नाम से नया कॉन्सेप्ट है। आप इन तमाम सारी चीजों को इम्प्लीमेंट, केवल नारों से काम चलने वाला नहीं है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, धरातल पर काम करने के लिए लोग चाहिए, वो सरकारें नहीं चाहिए जो केवल नारों पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर इस राज्य के लोगों को पिछले 20 वर्षों से मूर्ख बना रही है। असल में सवाल इस बात का है कि कैसे इन सारी चीजों को व्यवस्थित कर सकें। हाँ, ये बात बिल्कुल। पुष्पेश जी, बहुत सारे आरोप आपने लगाए, क्योंकि समय एक ब्रेक का है और उसके बाद में फिर आपके पास आऊंगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।
बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चल ना यार, रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? टेस्ट ड्राइव? हाँ ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। साथ ही ये धरती वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। गोरखपुर के गोरक्ष पीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत मां के सपूतों ने चौरी चौरा में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस वर्ष हम चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। स्वरत्तः स्वराष्ट्रम रक्षेत। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा खास में सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं विपक्ष की भूमिका की। और ऐसे में हमारे साथ अभी हीरा सिंह बिष्ट जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं, वरिष्ठ नेता है। हीरा सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बात हीरा सिंह बिष्ट जी विपक्ष की हो रही है कि विपक्ष के जो तेवर हैं वो आजकल ढीले पड़े हैं, और हम ये कहेंगे कि वो जो तेवर हैं वो आपसी द्वंद्व में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप अपने ही लोगों के ऊपर छीटाकसी करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो सत्ता पक्ष है उसको तो बहुत मौके मिलते हैं, क्योंकि जब घेरने के मौके आते हैं तो आप उनको घेरने की जगह अपने नेताओं को घेरने में ज्यादा लग जाते हैं। कैसे आप देखते हैं और कहां कमियां पाते हैं? क्योंकि आज विपक्ष की बहुत आवश्यकता है, और वैसे भी सशक्त और मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, खासकर उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए तो बहुत जरूरी है जी। हाँ, निश्चित रूप से लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जितनी सत्ता पक्ष की होती है विपक्ष की होती है। और उत्तराखंड में निश्चित रूप से कांग्रेस तो समय समय पर महंगाई का हो, किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा, बेरोजगारी का हो, इसको उठाती रही है और समय समय पर प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन भी करती रही है। ये जरूर है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अपनी बात आदमी कह देता, बाहर कह देता है,
और ये लोकतंत्र जरा हमारा थोड़ा बहुत अधिक आगे बढ़ चुका है, उसकी सीमा भी हम लोग तोड़ देते हैं अपने भावुकता में या अपने किसी व्यक्ति विशेष के इंटरेस्ट में। ये एक दुखद अध्याय तो है, लेकिन हम विपक्ष की भूमिका निर्वहन कर रहे हैं और सशक्त विपक्ष की भूमिका की आज और अधिक आवश्यकता है, ये मैं अपेक्षा भी करता हूँ। ये थोड़े दिन का है, हाईकमान भी इस परिस्थितियों को देख रहा है और हम लोग भी खुद ही समझ रहे हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। हमारा, मैंने कहा ना, लोकतंत्र है, छोटी मोटी कमी कहने की आवश्यकता नहीं, हम बैठकर बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से मामला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और सरकार पर विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण दायित्व निर्वहन करते हमारे नेता लोग सब मिल करके इनको करारा जवाब विफलता त्रिवेंद्र सरकार की और मोदी जी की उन पर उजागर करेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वर्तमान की स्थितियां हीरा सिंह बिष्ट जी आपके सामने, जिस तरीके से बड़े नेताओं के बीच में आपके यहाँ द्वंद्व चल रहा है, खुद आपके प्रदेश प्रभारी बहुत कुछ चीज़ें बोलते हैं, यहाँ तक कि जब वो आए तो ऐसा लगा कि वास्तव में उत्तराखंड के अंदर एकदम से करंट आया कांग्रेस के अंदर। लेकिन आप देखिए कि कुछ दिन बाद फिर वो स्थितियां हो गई। तो ऐसे में वो जो सशक्त विपक्ष की भूमिका है वो कैसे होगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे चले गए आपके हाथों से जहां खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वहां खड़े नहीं हो पाया और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाकर ले गई। मुद्दे निश्चित रूप से उत्तराखंड में बहुत हैं, समय समय पर हम लोग उनको उठा भी रहे हैं। मैं खुद इस बात सहमत हूं कि हम लोग जो मुद्दे उठाते हैं संगठन, वो मुद्दों को हम लोग आपसी द्वंद्व में, आपसी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से वो मुद्दे गौण हो जाते हैं और हमारा व्यक्तिगत बयानबाजी उस पर हावी हो जाती है। दुखद अध्याय, दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड में कोई काम नहीं हो रहा, सरकार पूर्णतः विफल है। टोटल त्रिवेंद्र सरकार, जीरो टॉलरेंस सरकार करप्शन में डूबी है। हम ये पूछना चाहते हैं, वो 400 करोड़ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर का पैसा बांट दिया अपने लोगों, मशीनें बांट दी, सिलाई बांट दी, उससे क्या हुआ? ASI की जांच का क्या हुआ? ढांचा बीज का क्या हुआ? नेशनल हाईवे की इंक्वायरी का क्या हुआ? ये जो करप्शन आज यहाँ लोकपाल लोकायुक्त कहाँ गया? बीजेपी की घोषणा प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकार ने की थी। अगर आप ईमानदार हैं तो आपने लोकायुक्त लोकपाल की नियुक्तियां क्यों नहीं की? क्योंकि करप्शन है, कमीशन खोरी चरम सीमा पर है। आप ये बताने को तैयार नहीं है कोविड में कितने करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया और कहाँ का आपने खर्च किया। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, कोविड में ही देश में सबसे पहले राज्य उत्तराखंड बना है जहां पर मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। आपने क्या व्यवस्था की जो बाहर से हमारे जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए? आपने कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा, आप हिसाब देने को तैयार नहीं है। कर्मचारी गर्दन हफ्ते 44 संशोधन मोदी जी ले आए, किसानों का 3 बिल ले आए और संवेदनहीनता प्रधानमंत्री की भी उतनी है जितनी त्रिवेंद्र जी की है कि वो किसानों के पक्ष में जो लगभग 200 किसानों ने आहुति दे दी है उसको अभी एक संवेदना का शब्द नहीं निकला। तो ये राज्य बहुत पिछड़ा। ये बता दे कौन सा काम हुआ, ये बता दे। चलिए हम सुरेश जोशी जी से पूछ लेते हैं कि बहुत सारे आरोप आपने और पुष्पेश त्रिपाठी जी ने हीरा सिंह बिष्ट जी लगाए हैं। सुरेश जोशी जी, बहुत सारे आरोप लगाए हैं, एक एक करके जवाब दे ही दीजिए, क्योंकि लगातार आरोप लगाने के लिए तैयार रहते हैं विपक्ष के लोग। आरोप तक सीमित हो जाता है दायरा, लेकिन जब बात आती है कि बहुत सारी चीजें सिद्ध करो तो वहां बहुत सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज बहुत सारे आरोप पुष्पेश त्रिपाठी ने और हीरा सिंह बिष्ट जी ने सुरेश जोशी जी आपकी तरफ लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए गोस्वामी जी, पहली बात तो ये है 38 मिनट की अभी तक हमारी बहस हो चुकी है। आपने मुझे कुल 3 मिनट का समय दिया। नहीं, आप पूरा बोलिए। और जो आरोप लग रहे हैं उनको, आरोप जो लोग लगा रहे हैं उनका समय दीजिए, मैं उनके एक एक आरोप का जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई मोदी सरकार बहुत खराब चल रही है, मोदी सरकार के कार्यक्रम अच्छे नहीं है। उस बात का जवाब सुरेश जोशी को या मुझे लगता है किसी और को देने की आवश्यकता नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस बढ़ने के बजाय घटती जाती है। अगर हमारी विश्वसनीयता नहीं है, हमारी नीति सही नहीं है, हमारे कार्यक्रम सही नहीं है, हमारे विकास को हमने तजर्बा नहीं दी है, तो आखिर लोग हमको क्यों पसंद कर रहे हैं? आपने अभी देखा होगा कि इनके राज्यों में, जिन राज्यों में ये काबिज हैं, वहां ये स्थानीय निकाय के चुनाव हार रहे हैं। राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा क्या स्थिति हुई है, महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा आपने क्या स्थिति हुई है। वहां हम सत्ता में भी नहीं है। सत्ता में न होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत रही है।
आज तमिलनाडु के अंदर या बंगाल के अंदर अभी चुनाव होने हैं, वहां क्या स्थितियां हैं, आप उसका भी आप आकलन कर लेंगे। अब जहां तक देखिए कि कुछ लोगों ने विकास को भी एक राजनीति का मुद्दा बना दिया है कि भाई विकास नहीं हो रहा, डिडोरा पिटवा रहे। अब ये कोरोना काल की बात कर रहे हैं, जिस दिन ये वैश्विक महामारी अचानक आई थी उस दिन उत्तराखंड के अस्पताल की क्या पोजीशन थी ये आपको भी पता है, उत्तराखंड के लोगों को भी पता है। न वेंटिलेटर की प्रॉपर हम पे व्यवस्था थी, न हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे, न हम पे आईसीयू थे। आज त्रिवेंद्र जी की सरकार ने एक वेल मैनेजमेंट करके, खुद त्रिवेंद्र जी इस विभाग को संभाल रहे थे, रात दिन की उन्होंने मेहनत करके, आप ये दिखाइए कि जिस प्रदेश के अंदर 46 वेंटिलेटर में से मात्र जो है कि 32 वेंटिलेटर चालू थे, आज उस प्रदेश में 600 वेंटिलेटर लगभग काम कर रहे हैं। और गैस, जो जितने गैस के सिलेंडर्स थे, कहीं पर इस कोरोना काल में कोई कमी नहीं हुई। जितने प्रवासी लोग आए उनके लिए हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं चलाई जिसका उन्होंने लाभ लिया। अभी आज से 2 दिन पहले जो यहाँ के स्वरोजगार की दृष्टि से हमने 25,000 प्रदेश के युवाओं को 3-3 लाख रुपए के चेक दिए कि भाई विदाउट इंटरेस्ट आप 3-3 लाख रुपए में काम करिए। क्या वो कांग्रेस को नहीं दिखता है? क्या कांग्रेस को इस प्रदेश की एनएच की जो सड़कें हमने ठीक की है वो नहीं दिखता है? क्या एनएच घोटाले में आज भी जो लोग जेल के अंदर है क्या वो नहीं दिखते हैं? क्या जो इनके ये सब घोटाले इनके टाइम के हैं, चाहे एनएच का घोटाला हो, चाहे अभी जो एसआईटी हमने बिठा करके इनके समाज कल्याण के विभागों को की पोल खोल करके सारे लोगों को अंदर किया, क्यों क्या वो इनको नहीं दिखता है? जितने भी कर्म इन्होंने किए थे 5 सालों में वो सारे लोग आज जेल के अंदर हैं एक एक करके। वो इस सरकार का जीरो टॉलरेंस है, जिसकी ये मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस। अब ये इस बात का भी देखो, मैं आपको कह रहा हूं कि अगले साल जब चुनाव होंगे 2022 में, जो आज कांग्रेस कह रही कि साहब हम मजबूत हैं, मैं कांग्रेस के मित्रों से बड़ी विनम्र प्रार्थना करता हूं, देखो ये मेरा मामला नहीं है, ये इनके दल का है। जब आपके 3 परिवार एक नहीं है, 3 लोग एक नहीं है, आप कहते हो जी हम परिवार संवाद करेंगे, परिवार के लोगों में, परिवार के बीच में जाकर के चर्चा करेंगे, हम संगठन को मजबूत करेंगे, हम धरने करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। आप रिकॉर्डिंग निकाल के देखिए, आपके चैनल ने भी बहुत रिकॉर्ड किया होगा। कांग्रेस ने जितने धरने प्रदर्शन इन 3-4 महीनों में किए, उसमें यूथ नदारत आपको कहीं युवा नहीं दिखेगा, उसमें मातृशक्ति नदारत कहीं मातृशक्ति नहीं दिखेगी। कुछ जो इनके कैडर के पुराने लोग बेचारे थे, वही लोग आपको जो ऊँगते हुए उन आंदोलनों में दिखे। उन आंदोलनों को ये आंदोलन कहते हैं, उसको ये संगठन कहते हैं, और उसके बूते 22 जीतने की बात करते हैं। देखो मैं आपको बहुत साफ और स्पष्ट बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति भी साफ है, नियत भी साफ है, और उसी का ये परिणाम है कि भाई उत्तराखंड की जो जनता है वो बीजेपी के साथ खड़ी है। अभी पुष्पेश जी कह रहे थे कि भाई हमने सरकार, अरे भाई आज जो आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके पास ही 2007 से लेकर 12 तक जो है कि आपके दल के 9 सूत्री कार्यक्रम रहे थे, और वो मंत्रालय हमने उनको दिया था, और उन्होंने उस मंत्रालय में क्या किया अगर आप कह रहे कि वो कुछ दिन के लिए हट गए, आज तो आपके अध्यक्ष हैं हो। तो इसलिए जो है कि आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, जनता के बीच में बातों को कहना, उससे पहले एक बात को ये भी सोच लेना चाहिए कि भाई मैं क्या कह रहा हूं। देखिए मैं किसी दल के विरोध में नहीं हूं। कुछ दल कह रहे कि साहब हमने दिल्ली में बहुत कुछ कर दिया। दिल्ली में नॉन प्लान का पैसा कितना है, दिल्ली में जीएसटी से कितना पैसा आता है, दिल्ली में इंडस्ट्री से कितना पैसा आता है, दिल्ली के अंदर जो है अन्य मदों से कितना पैसा आता है, उत्तराखंड में कितना पैसा आता है, ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कहना बहुत आसान है कि हम बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, स्कूलिंग फ्री कर देंगे। मैं आज दिल्ली से ही बहस कर रहा हूं, अभी मैं दिल्ली में हूं, आज मैं दिल्ली गया था, तो मैं भी अभी जो ये हमसे कह रहे कि साहब आपके स्कूल अच्छे नहीं है, आपके हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, मैंने भी आज से कार्यक्रम शुरू किया कि मैं अभी एक इनके गांव में बुराड़ी गया था, अभी क्लिपिंग दूंगा, जो ये बहुत उसके साथ कह रहे दावे के साथ कि हमारे विद्यालय बहुत अच्छे चल रहे हैं। इनके विद्यालयों की तस्वीर मैं भी खींच के लाया हूं, इनके मोहल्ला क्लिनिकों की हालत मैं भी देख के आया हूं, इनके बिजली पानी के सारे लोगों से मैं भी बात कर रहा हूं। इसलिए जो है कि देखो कहना राजनीति में मंच बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। इसलिए जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ना, तो इतने वर्षों तक आप लोग शासन में रहे हैं, आपने काम नहीं किया। अभी तो कांग्रेस जो है कि 5 साल तो सरकार बना के गई है ना, हमने थोड़ा ना कहीं उनको रोका, हम तो विपक्ष में थे, हम अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी पर, विशेषकर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर जो एक तरह से, जिस तरह से अभी कांग्रेस के हमारे बड़े भाई बात कर रहे थे हीरा सिंह जी, देखिए ये सारी बातें कांग्रेस की बौखलाहट है, कांग्रेस की घबराहट है। और जितना अभी प्रदेश के अंदर कांग्रेस घूम रही है, उसके संगठन के माध्यम से जो फीडबैक्स आ रहे हैं, वो फीडबैक ऐसे हैं कि जिनके आधार पर कांग्रेस को लग रहा है कि भाई 2022 भी दुस्वप्न है, इनका वो दुस्वप्न है। अब उसके लिए देखो इनका संगठन, इनका जो वो है
इनका संविधान वो कहता है कि विधायक दल का नेता जो है मुख्यमंत्री होगा, इनके संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन हरीश रावत जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तय करो। आखिर ये कौन सी मुसीबत आ गई भाई मुख्यमंत्री तय करने की? क्या उनको लग रहा है कि भाई सरकार तो आने वाली है नहीं, इसलिए अगर कम से कम मुझे वो मुख्यमंत्री तय कर दे तो इस बहाने तो मैं साल 1.5 साल अच्छी तरह से उत्तराखंड में बिता दूं। लेकिन इंदिरा जी कहती है कुछ, प्रीतम जी कहते हैं कुछ। अभी पौड़ी में जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपने देखा होगा कि मंच भाई क्या हालत हो गई थी। इसलिए जो मेरा गोस्वामी जी सिर्फ इतना कहना है, आपने जो बहस छेड़ी है कि भाई विपक्ष कमजोर है, बस जब विपक्ष के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, कोई नीति नहीं होगी, कोई उसके पास नेतृत्व करने वाले लोग नहीं होंगे, संगठनात्मक सिस्टम नहीं होगा, तो कैसे लोग उस पर भरोसा करेंगे? अब ये हमसे कह रहे कि भाई तुम राष्ट्रवादी क्यों हो गए? एक नेता अभी ये भी पूछ रहे थे, आखिर इस देश के अंदर राष्ट्रवादी होना क्या गुनाह है क्या? हम वंदे मातरम कहना गुनाह है क्या? हमको जो है कि तिरंगा झंडा ले जाकर के तिरंगा यात्रा करना है, तिरंगे झंडे का सम्मान करना बेगुनाह है क्या? इस देश की आजादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी उनको याद करना क्या जो है कि गलत है क्या? आखिर बताइए, आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? आप जो है सिर्फ जो है ये चाहते हैं कि एन केन प्रकारेण सत्ता का जो है कि सदुपयोग करें और उसके सदुपयोग के लिए लोगों को बरगलाएं। लेकिन ये देवभूमि है, यहाँ लोग सब समझते हैं। बिल्कुल, ये देवभूमि है सुरेश जोशी जी। इस देवभूमि के लिए ही हम भी बात कर रहे हैं कि ये जो देवभूमि है, इस देवभूमि की अपनी बात को जी बोलिए सुरेश जी, क्या कह रहे हैं जी? देखिए, मैं अंतिम बात अपनी कर रहा था। एक पार्टी जो नहीं आई है उसको बड़ी उत्तराखंड की चिंता होगी, वो कह रहे कभी हमने ये कर दिया, कभी वो कर दिया। मैंने मनीष जी जब उत्तराखंड में आए थे, आदरणीय सिसोदिया जी, मैंने उस समय भी एक प्रश्न पूछा था, आखिर दिल्ली के अंदर 20-25 लाख पर्वतीय जन रहते हैं, क्या उन पर्वतीय जनों में से किसी को नेतृत्व देने का आपने प्रयास किया? क्या वहां से जो है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो है कि उत्तराखंड के सम्मान के लिए आगे बढ़ाया? नहीं, वो नहीं बढ़ाएंगे। और वो आज उत्तराखंड में आकर के कहते हैं कि साहब हम तो जो है कि उत्तराखंड में राज करेंगे। अबे कैसे राज करोगे? आखिर आपकी नीयत साफ साफ दिखती है, लेकिन मोदी सरकार के फैसले, मोदी सरकार की नीयत को चलिए वो भी एक बड़ा सवाल है, आपने खड़ा कर दिया। मैं बिल्कुल इसी के लिए वो सुरेश जोशी जी, मैं बिल्कुल बहुत सारी बातें आपने बताई और बहुत सारे चीजें आपने कही हैं जोशी जी। संजय जी, जिस तरीके की बातें आपके सामने, बहुत सारी चीजें हैं। एक सवाल और यहाँ खड़ा हुआ है कि जब आप दिल्ली के अंदर ही किसी परिवर्तित मूल के आदमी को कुछ अहम जिम्मेदारी नहीं दे पाए, तो यहाँ कैसे? और उसके अलावा एक सवाल और, क्योंकि ये सवाल तो खुद जोशी जी ने उठाया कि ऐसी भी स्थिति है। एक बात और कि आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है और हमेशा सत्ता जो घूमी है कांग्रेस और बीजेपी में घूमी है, ये भी आपको पता है। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल क्योंकि उपस्थिति हमेशा दर्ज कराता है, अच्छी कराता है, ये अलग बात है कि आज हाशिए पे है, लेकिन आपकी कौन सी ऐसी प्लानिंग है कि आप इन दलों से आगे उठकर बहुत सारी चीजें ले पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर खुद बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं? जी बिल्कुल गोस्वामी जी, जैसा सुरेश जोशी जी ने कहा कि दिल्ली में आपने पहाड़ी मूल के, जो उत्तराखंड मूल के वहाँ लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। अब मैं आपके माध्यम से सुरेश जोशी जी को, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को और पूरे उत्तराखंड को बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा के लिए वहाँ पर बना दिया है कि भाई गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा को भाषा का दर्जा मिले। उसके लिए वहाँ सरकार ने, उत्तराखंड सरकार को जो करना नहीं कर रखा है, वहाँ नहीं, जो उत्तराखंड पहाड़ के लोग तो बनाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, वही तो हम बोलेंगे भी, वही तो कह रहा हूँ मैं। और मैं जो जोशी जी कह रहे थे कि जब मनीष जी आए थे तो मैंने ये सवाल सुना था, मैंने जोशी जी की वो डिबेट भी सुनी थी। जोशी जी ने अपने मुंह से कहा था कि आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ 2-3 लोगों को पिछली बार पहाड़ वालों को टिकट दिया, वो नहीं जीत पाए, ये सब कहा जोशी जी ने, मैंने वो सुना था। और दूसरी जो बात है, जो बात आप भी कह रहे हैं और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि भाई आप कहाँ से फ्री दोगे, और दिल्ली में और उत्तराखंड में, दोनों में एक ही चीज है जो आप भी फ्री की जगह ये बताइए कि और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आम आदमी पार्टी को लगता है कि हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। पहली बात तो आपने जो ये कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द ही सरकार घूमती रही, यहाँ पर एक बार सत्ता कांग्रेस की आती है, दूसरी बार बीजेपी की आती है, यही रहा। दिल्ली में भी ऐसा था,
आप चाहे मदन लाल खुराना जी की बात कर लें, साहिब सिंह वर्मा जी की बात कर लें, और हमारी सुषमा स्वराज जी की बात कर लें, या फिर शीला दीक्षित जी जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो वहां भी कांग्रेस और बीजेपी के पास ही रही। 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे, 3 बार शीला दीक्षित जी रहे, सभी लोग स्वर्गीय हो गए, वो एक अलग बात है। तो वहां भी यही हाल रहा है, यहाँ भी। आप एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में एक बूंद पानी, पीने का पानी का उत्पादन नहीं है, 1 यूनिट बिजली नहीं बनती है। उत्तराखंड किसान है, बिजली और पानी का किसान है उत्तराखंड। जो आज हाल किसान का है, मतलब जो उत्पादन करता है उसको एमएसपी नहीं मिल रही, वही हाल उत्तराखंड का है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही है। पानी हमारा, बिजली हमारी, दूसरे लोग फ्री दे रहे हैं। और हमारी सरकारें, मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा हूं, हमारी सारी सरकारें, हमारे 9 मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया? क्यों नहीं इस दिशा में काम किया कि भाई उत्तराखंड कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके? लेकिन यहां तो उल्टा हुआ। एक मुख्यमंत्री आते पता चला 25,000 करोड़ कर्ज हो गया, दूसरा आते पता चला 42,000 करोड़ कर्ज हो गया, तीसरे मुख्यमंत्री आते पता चला 60,000 करोड़ कर्ज हो गया उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में जो बच्चा भी पैदा होता है वो भी कर्ज में पैदा होता है। ये किसने किया? ये उन 9 के 9 मुख्यमंत्रियों ने किया। भाई पुष्पेश दा अभी बोल रहे थे कि हम एक लोटा गंगा जल भी बेच दें तो उससे अरबों खरबों का हमें इनकम हो जाएगी उत्तराखंड। अरे पुष्पेश भाई, आप 2 बार सत्ता में रहे, क्यों नहीं किया ये काम? आपको करना चाहिए था ये काम, उसी टाइम करना चाहिए था। आप 2 बार सरकार में रहे, आप खंडूरी जी के साथ सरकार में रहे, आप निशंक जी के साथ सरकार में रहे, आप फिर खंडूरी जी के साथ सरकार में रहे, आप बहुगुणा जी के साथ सरकार में रहे, आप हरदा के साथ सरकार में रहे, 5 मुख्यमंत्रियों के साथ सरकार में रहे, बीजेपी और कांग्रेस के साथ। आपने नहीं किया। माननीय जोशी जी अभी कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, कि भाई एनएच घोटाले में हमने ये कर दिया, इसमें हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, ये कर दिया, घोटाले वालों को हमने बंद कर दिया, ये कर दिया। अरे क्या किया आपने? माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि एनएच घोटाले की सीबीआई जांच हो गई। कहां हुई? नहीं हुई। आप पहले घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में ले लेते, पहले कहते आपदा घोटाला हो गया 2013 का, बाद में उन आपदा घोटाले वालों को अपनी पार्टी में ले लेते, वो आपकी पार्टी में आते ही गंगा नहा जाते हैं एकदम, और बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ही वो एकदम स्वच्छ छवि के हो जाते हैं, उनके सारे दाग धुल जाते हैं। भैया कहां गया पॉली हाउस घोटाला? कहां गया आपका स्टडिया घोटाला? कहां गया आपका कुंभ घोटाला? कहां गया आपका आपदा घोटाला? कहां गया आपका ढेंचा बीज घोटाला? कहां गया NH-74 घोटाला? और दूसरे बहुत सारे घोटाले आजकल भी, बहुत सारे स्टिंग पहले भी चले और आज भी चल रहे हैं। वो सब किसके हैं? आपको मानना पड़ेगा कि उत्तराखंड में 0 वर्क सीएम हैं। विभिन्न टीवी चैनल, राष्ट्रीय चैनल भी दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड की हालत खराब हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे फिसड्डी मुख्यमंत्री हैं, ये राष्ट्रीय चैनल ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तराखंड में -1% बेरोजगारी है। भैया ये -1% का हुआ रे? मुझे आज तक नहीं समझ आया। जोशी जी आप समझाइएगा मुझे। लेकिन केंद्र सरकार की संस्था कहती है कि उत्तराखंड में 22.3% बेरोजगारी है। बेरोजगारी में भी उत्तराखंड टॉप कर रहा है पूरे भारत में। चलिए आप बिल्कुल बहुत सारी चीजें संजय जी बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिल्ली पे नजर डालेंगे तो वहां भी आपके बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी और शायद वो आप उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि स्थितियां क्या है कि बहुत सारी चीजें आपके सामने भी हैं। क्या हालात दिल्ली के अंदर हो रखे हैं, बेरोजगारी के हालात भी, वहां तनख्वाहें तक देने को नहीं है, फिर आरोप प्रत्यारोप, ऐसी स्थितियां हैं, कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और उसके अलावा हम तो ये कहेंगे कि मीडिया, हम तो एक बात और संजय जी, एक चीज और मैं आपको, मुझे एक बात बताइए संजय जी, एक बात बताइए मुझे, बिल्कुल एक बात बताइए कि हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये मुख्यमंत्री फिसड्डी है या ये फर्स्ट है? क्या हमारे पास कोई जादुई पिटारा है कि हमने देख रखा है? आज हम कहें कि केजरीवाल जी 0 है तो क्या मान लिया जाएगा? ऐसी बहुत सारी चीजें, क्या खेल होता है सबको पता है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा में सबसे क्योंकि दिल्ली की सरकार बहुत सारी चीजें, बिल्कुल। चलिए, सभी ने अपना कीमती समय में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय खत्म हो रहा है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष की अहमियत रहती है, लेकिन देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में विपक्ष लगातार
कमजोर होता गया और कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे कारण हैं। कांग्रेस के अंदर अपनी गुटबाजी, उसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, वहां भी गुटबाजी, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जरूर है कुछ नए दल आए हैं, अब देखते हैं कि आगे विपक्ष की क्या भूमिका होगी। लेकिन किसी भी प्रदेश के लिए विपक्ष की सशक्त और मजबूत भूमिका होनी चाहिए जिससे सरकार पर अंकुश लगाया जा सके। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।